मानवता अपनी सामान्य जिंदगी जी रही है, जबकि व्हाइट हाउस में महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों का समाधान किया जा रहा है। उसकी दीवारों के बाहर आम लोग कल के लिए योजनाएं बना रहे हैं, इस बात से अनजान कि उनके लिए कौन से बदलाव आने वाले हैं। लेकिन एक ही सुबह सब कुछ बदल देती है। अज्ञात कारणों से शहर में वाई क्रोमोसोम के सभी वाहक अचानक मर जाते हैं। दूसरे शब्दों में, हर नर जीव, चाहे वह जानवर हो, पक्षी हो या इंसान, सभी मर जाते हैं, जिसमें देश के राष्ट्रपति भी शामिल हैं। एकमात्र जीवित बचे पुरुष हैं एक युवा जादूगर बनने की चाह रखने वाला, लेकिन असल में बिना किसी प्रतिभा के, जिसका नाम है योरो ब्राउन, और उसका पालतू बंदर कैपुसिना एरिसन। आपातकाल की स्थिति में रेजिना ओलिवर को राष्ट्रपति पद संभालना था। हालांकि तबाही के समय वह विदेश में थीं और तब से उनका कोई पता नहीं चला है। स्वाभाविक रूप से नेतृत्व के अभाव के गंभीर परिणाम होते हैं। शहर में दंगे भड़क उठते हैं क्योंकि घबराई हुई महिलाएं यह न जानकर कि अब कैसे जिएं, अपने आसपास की हर चीज को नष्ट करने लगती हैं। व्हाइट हाउस के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि स्टाफ को एहसास होता है कि 2 हफ्तों में वे पूरी तरह फंस जाएंगे। कोयला और साफ पानी की आपूर्ति खत्म हो जाएगी, खाना भी जल्द ही खत्म हो जाएगा, जानवर अब और प्रजनन नहीं कर सकते और समय रहते पर्याप्त भंडार बनाना बिल्कुल असंभव है। और यह सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, ये पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। सीनेटर जेनिफर ब्राउन नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालती है। जल्द ही राष्ट्रपति की सीक्रेट टास्क फोर्स 355 की सदस्य एजेंट सारा बर्गिन उनसे मिलने आती हैं। सारा समझाती है कि उसे यहाँ एक असली खतरे के कारण भेजा गया था, लेकिन अपनी नई मिशन के लिए उसे विस्तार से निर्देश देने का समय नहीं मिला। इसी बीच योरो अपने अपार्टमेंट में छुपा रहता है ताकि हताश महिलाओं का निशाना बनने से बच सके। लेकिन जैसे जैसे सामान कम होने लगता है, वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक नोट छोड़ने और हालात का जायजा लेने बाहर निकलने का फैसला करता है। इसी समय सीनेटर ब्राउन सारा को अपनी बेटी हीरो को ढूंढने के मिशन पर भेजती है, जिसका आपदा के बाद से कोई संपर्क नहीं हुआ है। लेकिन योरो सुरक्षित जगह में छुपने की कोई जल्दी में नहीं है। इसके बजाय वह एक शरणार्थी केंद्र जाता है ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके, जिसमें उसके दिवंगत प्रेमी की पत्नी भी शामिल है। इसके बाद योरो उस ठिकाने पर लौटता है जहां उसके दोस्त इकट्ठा हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि शहर में अभी भी कुछ पुरुष जीवित हैं, लेकिन जल्दी ही स्पष्ट हो जाता है कि ये पुरुष महिला शरीर में जन्मे थे और हार्मोन थेरेपी के जरिए ट्रांजिशन कर चुके हैं। इसलिए रहस्यमयी महामारी का उन पर कोई असर नहीं हुआ। न्यूयॉर्क सिटी में निकासी शुरू हो जाती है और भारी सैन्य वाहन सड़कों पर गश्त करते हैं। योरो को सेना से बचने के लिए छुपना पड़ता है, फिर भी वह एक स्थानीय बार में घुसने में कामयाब हो जाता है ताकि अपनी प्रेमिका के लिए एक और संदेश छोड़ सके। अब भी उम्मीद है कि वह जीवित है और उसका ऑटोग्राफ देखकर घर लौट आएगी। योरो बिना किसी की नजर में आए निकल जाता है। इस बार चीजें योजना के अनुसार नहीं होती। कैपुसिना भाग जाता है, जिससे योरो को उसका पीछा करना पड़ता है। बेचैन बंदर एक बाढ़ग्रस्त सबवे में उतरता है और गंदे पानी में गायब हो जाता है, जो मृत लोगों की लाशों से भरा है। अपनी घृणा से लड़ते हुए योरो उसे पीछा करने का फैसला करता है, क्योंकि वह अपने इकलौते दोस्त को खोना नहीं चाहता। एक पल के लिए उसे लगता है कि पास में कोई और जीवित आदमी है, लेकिन जब वह अपनी टॉर्च की रोशनी डालता है तो वहां सिर्फ गंदा पानी होता है। पानी से बाहर निकलने के बाद योरो एक कपड़ों की दुकान में जाकर कपड़े बदलता है, लेकिन वह छुपा नहीं रह पाता। दुकानदार नंगे अजनबी को देखकर हैरान रह जाते हैं और स्तब्ध हो जाते हैं। एक महिला सुझाव देती है कि उसे पकड़कर अधिकारियों को सौंप दें और अच्छा इनाम पाएं, लेकिन आखिरकार दया आकर वे योरो को जाने देते हैं और उसे साफ कपड़े दे देते हैं। योरो ने जो तनाव झेला है वह उसे लगभग पागल कर देता है। अपने फोन पर वीडियो देखते हुए उसे वह दिन याद आता है जब ईरान उसकी जिंदगी में आई थी, और जैसे ही वह अपने दोस्त की आवाज सुनता है, छोटा बंदर छुपने से बाहर आ जाता है। दोनों घर लौटते हैं और वहां सुरक्षित महसूस करते हैं, जब तक कि योरो दरवाजा खुलने की आवाज नहीं सुनता। यह महसूस करते हुए कि वह अकेला नहीं है, उसे अपनी रक्षा करनी पड़ती है। गिटार से लैस होकर और कोने में छुपकर उसके पास हमला करने का कोई मौका नहीं है। सारा खुद को तेज और ताकतवर साबित करती है, योरो को निहत्था कर देती है और कुछ घंटों बाद उसे उसकी मां सीनेटर ब्राउन के हवाले कर देती है। वे पायलट जिन्होंने योरो को व्हाइट हाउस लाया था, उन्हें बंद कर दिया गया है। सारा समझाती है कि उन्हें लंबी उड़ान के बाद आराम की जरूरत है, लेकिन हर कोई असली वजह समझता है। किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि नए राष्ट्रपति का बेटा जिंदा है, वरना साजिश का शक और भी बड़ा हंगामा खड़ा कर सकता है। खुद योरो भी इस स्थिति से खुश नहीं है। जो कुछ भी हुआ,
उससे थोड़ी देर आराम करने के बाद वह इधर उधर देखने का फैसला करता है, लेकिन लगभग मुसीबत में पड़ जाता है। एक सुनसान दफ्तर में उसे मारा मिल जाती है, जो दिवंगत राष्ट्रपति की विधवा है। जेनिफर और सारा ठीक समय पर पहुंच जाती हैं और हालात को ऐसा बना देती हैं कि जैसे मारा मानसिक रूप से टूट गई हो। इसी बीच योरो छुपने में कामयाब हो जाता है, लेकिन साजिशकर्ताओं पर मंडराता खतरा और बढ़ जाता है और सारा इस बात पर जोर देती है कि लड़के को व्हाइट हाउस से बाहर ले जाना ही होगा। दिवंगत राष्ट्रपति की बेटी यह जानने की कोशिश करती है कि उसकी मां ने उस रात असल में क्या देखा था। जेनिफर लड़की को आश्वस्त करती है कि वह सब कुछ महज एक भ्रम था, लेकिन किम्बरली को शक है कि राष्ट्रपति ब्राउन झूठ बोल रही हैं। जेनिफर ब्राउन अपने सहायकों को निर्देश देती हैं कि वे एक आनुवंशिकी विशेषज्ञ को ढूंढें जो योरो की जांच कर सके और पता लगा सके कि उस ग्रह पर क्या हुआ था और वह और कपासेना कैसे बच गए। राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में विशेषज्ञों को बुलाने की योजना बनाती है, लेकिन सारा अपने फैसले पर अडिग रहती है। ये बहुत ही खतरनाक है और उन्हें योरो को शहर से बाहर ले जाना ही होगा। एजेंट इस जोखिम भरे मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे यह काम बहुत जल्दी करना होगा, जितना संभव हो सके। इसी बीच इजराइल में एक घायल महिला होश में आती है और जब उसे पता चलता है कि पृथ्वी पर सभी पुरुष मर चुके हैं, तो वह घोषणा करती है कि अब उसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति पद का दावा करना होगा। नोरा ब्रैडी, जो एक पूर्व राष्ट्रपति सलाहकार हैं, अपने पति और बेटों को खोने के बाद अपनी छोटी बेटी मैकेंजी के साथ भटकने के लिए मजबूर हो जाती हैं और उनके पास जीवित रहने का कोई साधन नहीं बचता। नोरा खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः वह खुद और अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ने का संकल्प लेती है। व्हाइट हाउस में खबर आती है कि रेजिना ओलिवर, जो प्रमुख राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, जीवित हैं। इससे कर्मचारियों के बीच मतभेद पैदा हो जाता है। कुछ लोग जेनिफर ब्राउन के प्रति वफादार रहते हैं, अन्य लोग रेजिना ओलिवर का पक्ष लेते हैं। स्थिति को देखते हुए जेनिफर के पास सारा से सहमत होने और अपने बेटे को कहीं अधिक सुरक्षित स्थान पर भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। सारा उन पायलटों को भर्ती करती है जिन्होंने पहले योरू को पहुंचाया था और उन्हें वीरता के सितारों और सफलता मिलने पर शाश्वत महिमा के वादों से प्रेरित करती है। योरू को गुप्त रूप से इमारत से बाहर निकालने का एकमात्र तरीका है कि उसे लाशों से भरे वाहन में छुपाकर ले जाया जाए। लड़का मना करने और कोई दूसरा तरीका सोचने की कोशिश करता है, लेकिन सारा अडिग रहती है। वे कोई भी जोखिम नहीं उठा सकते और उसे यह सहना ही होगा। एजेंट योरू को चुपचाप बाहर निकालने में सफल हो जाती है और उसे एक हेलीकॉप्टर में स्थानांतरित कर देती है। वह खुद ही हेलीकॉप्टर उड़ाने का इरादा रखती है। एक दूसरा हेलीकॉप्टर, जिसमें केवल महिलाएं हैं, आगे उड़ता है ताकि ध्यान भटकाया जा सके। हालांकि जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर पहुंचते हैं और नजरों से ओझल हो जाते हैं, एस्कॉर्ट हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो देता है और मलबे की आग बरसाती बारिश में विस्फोट हो जाता है। यह दृश्य योरू को भयभीत कर देता है, लेकिन सारा शांत रहती है क्योंकि वह जानती है कि पायलटों की चुप्पी की यही कीमत थी। कई घंटों की उड़ान के बाद सारा और योरू थोड़ी देर के आराम के लिए एक जंगल में उतरते हैं। एजेंट बदबू बर्दाश्त न कर पाने के कारण लड़के से कपड़े उतारने के लिए कहती है। लाशों के साथ यात्रा करने के बाद उसमें भयानक बदबू आ रही है और आगे बढ़ने से पहले उसके कपड़े धो लेना बेहतर होगा। इसी बीच योरू की बहन जीरो अपने दोस्त, जो एक ट्रांस मैन है, के साथ एक सुरक्षित जगह की तलाश में निकलती है। रास्ते में वे एक लूटे गए स्टोर पर रुकते हैं, उम्मीद करते हैं कि उन्हें खाना मिल जाएगा, लेकिन वहां उन्हें डरी हुई नोरा और मैकेंजी मिलती हैं। लड़की की टांग की जांच करते हुए जीरो एक गंभीर संक्रमित घाव देखती है और नोरा से प्राथमिक उपचार देने की अनुमति मांगती है ताकि वे आगे बढ़ सकें। वापस जंगल में सारा और योरू के कैंप पर जंगली लुटेरों के एक गिरोह ने हमला कर दिया। सारा उन्हें ध्यान भटकाने और शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी खतरे से बचने के लिए योरू मास्क पहन लेता है और एक डंडा लहराकर महिलाओं को डराने की कोशिश करता है, डर के मारे कि वे उसके योजना को बिगाड़ सकते हैं। अनचाहे मेहमान वहां से चले जाते हैं, लेकिन सारा और योरू ने भी वहां न रुकने का फैसला किया। वे सबसे नजदीकी शहर की ओर बढ़ते हैं, जहां वे एक हेलीकॉप्टर जनरेटर और 2 ग्रेनेड के बदले में सौदा करते हैं। मोटरसाइकिल। जब सारा बाइक का निरीक्षण और ट्यूनिंग कर रही होती है, तब योरो सभी सुरक्षा नियमों को भूलकर एक सुनसान चौराहे पर दौड़ता है। उसे यकीन हो जाता है कि उसने भीड़ में अपनी प्रेमिका बेट को देख लिया है। यह मूर्खतापूर्ण कार्य उसे जाल में फंसा देता है। वह महिला पुलिस अधिकारियों से घिरा हुआ है जो उसका मुखौटा उतार देती हैं और उसका रहस्य पता लगा लेती हैं। सारा को अपने साथी की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करना होगा। अधिकारियों से लड़ने के बाद वह योरो को खींचकर ले जाने में सफल हो जाती है।
लेकिन जैसे ही वे भाग निकलते हैं, सारा बाइक रोककर उसे डांटती है और उसे मिशन के महत्व की याद दिलाती है, एक ऐसा मिशन जिसे वह लगभग बर्बाद कर चुका था। इसी बीच ज़ीरो, उसकी दोस्त और उनके नए साथी रात बिताने के लिए एक परित्यक्त महिला शरण स्थल में शरण लेते हैं। नोरा ज़ीरो को बताती है कि उसकी बेटी को चिकित्सकीय समस्याएं हैं और उसे एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, लेकिन फार्मेसियां बहुत पहले लूट ली गई थीं और घर खाली हैं। डर और बेबसी से घिरी नोरा बाहर चली जाती है ताकि उसकी बेटी उसकी आंखों के आंसू न देख सके, लेकिन बाहर उसे एक नई परीक्षा का सामना करना पड़ता है। आंगन में घुड़सवार महिलाएं आती हैं जो खुद को घर की असली मालिक बताती हैं और अनचाहे मेहमानों के आगमन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। बाकी मेहमानों का भी जल्दी ही पता चल जाता है। घुड़सवार महिलाएं उन्हें अस्तबल की ओर ले जाती हैं ताकि खाने वाले एक और मुंह से छुटकारा पाया जा सके। हालांकि नोरा कुछ ऐसा देखती है जो उन्हें बचा सकता है। सवारों में से एक घायल है और नोरा ज़ीरो से उस लड़की की जांच करने और मदद करने के लिए कहती है। ज़ीरो अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन गोली का घाव बहुत गंभीर है और वहां केवल चिपकने वाली पट्टी और रबर के दस्ताने ही उपलब्ध हैं। घंटों की तात्कालिक सर्जरी के बावजूद कोई सुधार नहीं होता। लड़की की हालत और बिगड़ जाती है और महिलाओं के दल की नेता रॉक्सैन उसकी पीड़ा समाप्त करने का फैसला करती है। नोरा की हैरानी के लिए रॉक्सैन दयालु और समझदार साबित होती है। वह मेहमानों को अपने घर में रात बिताने के लिए आमंत्रित करती है और वादा करती है कि मैकेंजी को जरूरी एंटीबायोटिक्स उपलब्ध कराएगी। जब समूह रॉक्सैन के पीछे चलता है तो ज़ीरो को एहसास होता है कि एंटीबायोटिक्स तो केवल उस समूह के नियंत्रण में मौजूद चीजों का एक छोटा सा हिस्सा है। उनके पास एक पूरा मॉल है जिसमें भरपूर सामान मौजूद है। इसी बीच सारा और योरो बोस्टन की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं, इस उम्मीद में कि वे जेनेटिसिस्ट एलिसन मैन को ढूंढ लेंगे। लेकिन शहर की सीमा पर वे एक कड़ी सुरक्षा वाले सैन्य चेक पॉइंट से टकराते हैं, जहां आंसू गैस से लैस सैनिक तैनात हैं। सारा अलग अलग होने का सुझाव देती है, वह सैनिकों का ध्यान भटकाएगी, जबकि योरो और कपुसीना चुपके से बैरिकेड के चारों ओर से निकल जाएंगे। बोस्टन के सहयोगियों से मिलने पर सारा जल्दी ही समझ जाती है कि पुरुषों की अनुपस्थिति के बावजूद दुनिया से अपराध खत्म नहीं हुआ है। विद्रोही समूह लगातार हार्वर्ड पर हमला करते रहते हैं, जवाब ढूंढने की कोशिश में। योजना सफल होती है जब सारा सैनिकों को व्यस्त रखती है। योरो मुख्यालय की इमारत में चुपके से घुसकर छिप जाता है। हालांकि वहां वह विद्रोहियों के हाथ लगता है, जिससे उसकी पहचान उजागर होने का खतरा होता है। सौभाग्य से वे उसे ट्रांस व्यक्ति समझकर छोड़ देते हैं और बताते हैं कि उसके लोग और जरूरी चीजें कहां मिलेंगी। हार्मोन और छुपना। आखिरकार योरो और सारा एलिसन मैन के अपार्टमेंट और फिर उसके हार्वर्ड ऑफिस का पता लगाते हैं। जेनेटिसिस्ट अजनबी मेहमानों को देखकर खुश नहीं होती, लेकिन जैसे ही योरो अपना मास्क हटाता है, वह तुरंत समझ जाती है कि वे वहां क्यों आए हैं। फिर भी हार्वर्ड में काम करना असंभव है, वहां कोई उपकरण या जैविक नमूने नहीं हैं, इसलिए वह सुझाव देती है कि एकमात्र विकल्प सैन फ्रांसिस्को जाकर वहां की लैब का उपयोग करना है। सारा एक और खतरनाक यात्रा करने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन चुपचाप अपने रेडियो को खराब कर देती है, जिससे व्हाइट हाउस से उसका एकमात्र संपर्क टूट जाता है। बाद में वह रेडियो की खराबी को बहाना बनाकर वहां से निकलने का बहाना करती है और योरो से कहती है कि वह जेनेटिसिस्ट का ध्यान रखे, जबकि वह संवाद का कोई और तरीका ढूंढती है। इसी बीच राजनीतिक सत्ता संघर्ष फिर से शुरू हो जाते हैं, लेकिन हर कोई उन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। जेनिफर ब्राउन की सहायिका क्रिस्टीन बीमार पड़ जाती है और उसे डर है कि उसने अपना बच्चा खो दिया है। एक अल्ट्रासाउंड से इसका उल्टा पता चलता है। गर्भावस्था आगे बढ़ रही है और यह बहुत संभव है कि बच्चा लड़का हो। सारा एक अजनबी के घर में घुस जाती है और पाती है कि घर की मालकिन भी उतनी ही कुशल और खतरनाक है जितनी खुद वह गुप्त एजेंट है। दोनों महिलाओं के बीच झगड़ा हो जाता है, लेकिन जब वे बात करती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे दोनों एक ही संगठन के लिए काम करती हैं और एक ही कारण से आई हैं, घर की मालकिन को ढूंढने और उसे गोली मारने के लिए। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में जानकर जेनिफर बहुत चिंतित हो जाती है, लेकिन क्रिस्टीन उसे शांत करने की कोशिश करती है। खोज दल ने रिपोर्ट दी है कि उन्हें केवल 2 पायलटों की लाशें मिली हैं। राहत ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि राष्ट्रपति को एहसास होता है कि शायद सारा ने ही दुर्घटना की साजिश रची थी ताकि अनावश्यक गवाहों को खत्म किया जा सके। एक भयानक विचार उसके मन में आता है। उसका बेटा एक खतरनाक अपराधी के साथ है और कोई नहीं जानता कि वह उसके साथ क्या कर सकती है। राष्ट्रपति पद की प्रमुख उम्मीदवार रेजिना ओलिवर को व्हाइट हाउस लाया जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए किम्बरली नफरत की शिकार जेनिफर ब्राउन से छुटकारा पाने के लिए तख्ता पलट की योजना बनाना शुरू कर देती है।
इसी बीच एलिसन मैन योरो से स्वीकार करती है कि उसे अपनी रिसर्च की सफलता पर भरोसा नहीं है। उसे नहीं पता कि उनके पास यह पता लगाने के लिए संसाधन होंगे या नहीं कि पुरुष क्यों मरे, या यह भी संभव होगा या नहीं कि पुरुष प्रजाति को फिर से जीवित किया जा सके। एक बात तो निश्चित है, योरो और उसके हैंडलर दोनों के लिए कठिन समय आने वाला है। जल्द ही वे खुद ही प्रयोग के विषय बन जाएंगे। सारा ऑफिस लौटती है और प्रस्ताव देती है कि वे निकल पड़ें। वह योरो से झूठ बोलती है, यह दावा करते हुए कि उसने उसकी माँ से बात कर ली है और अब उन्हें सैन फ्रांसिस्को जाने की अनुमति मिल गई है। तीनों अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं, इस बात से अनजान कि एक सैन्य गश्ती दल पहले से ही सारा की फोटो के साथ शहर में घूम रहा है। जैसे ही महिलाएं गैस लॉन्च के बीच सुरक्षित समय का इंतजार करती हैं, योरो रिबल्स द्वारा बताए गए उस स्थान पर जाने का फैसला करता है, एक ट्रांसजेंडर समुदाय जहां वह बिना डर के अपना मास्क हटा सकता है और अपना असली चेहरा दिखा सकता है। सारा यो पर गुस्से में है, योरो की आखिरी चाल, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि असली खतरा वह नहीं बल्कि वह है। गश्ती दल समुदाय में पहुंचता है और उसकी फोटो दिखाता है। तीनों मुश्किल से शिकारियों की पकड़ से बचकर एक चर्च में छुप जाते हैं, जहां सारा को यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसका व्हाइट हाउस से कोई संपर्क नहीं है और वह अब तक सारे फैसले खुद ही ले रही थी। इसी बीच जीरो, उसकी दोस्त और नोरा अपनी बेटी के साथ रॉक्सैन के कम्यून में रहना जारी रखते हैं। पहली नजर में लगता है कि उन्होंने सच में एक स्वर्ग पा लिया है, खाना, दवा और सुरक्षा। लेकिन जब नोरा अपनी बेटी को एक और कट्टरपंथी नारीवादी बैठक से बाहर ले जाने की कोशिश करती है तो रॉक्सैन गुस्से से भड़क उठती है। वह उन्हें याद दिलाती है कि वे मेहमान हैं और उन्हें उसके नियमों का पालन करना होगा और उसकी हर बात सुननी होगी। रॉक्सैन कोई कसर नहीं छोड़ती ताकि युवा मैकेंजी पुरुषों से नफरत करने लगे और उसके आंदोलन में शामिल हो जाए। एक और बैठक को युद्ध अलार्म से बाधित कर दिया जाता है। महिलाएं जल्दी से बैरिकेड्स लगाती हैं और सुपरमार्केट की रक्षा के लिए खुद को हथियारों से लैस कर लेती हैं। हमलावर एक छोटे समूह की हताश महिलाएं और एक बच्चा निकलते हैं। रॉक्सैन उनसे मिलने बाहर जाती है, लेकिन अब वह बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करती। यहाँ तक कि एक बच्चा भी उसमें कोई सहानुभूति नहीं जगा पाता और वह शरणार्थियों को भगा देती है, उनकी मदद करने से इनकार कर देती है। इसी बीच एलिसन को सारा की चीजों में एजेंट के लिए जारी एक वांटेड पोस्टर मिलता है। वह सुझाव देती है कि योरो को सारा के कारण खतरे में पड़ने से बचने के लिए भाग जाना चाहिए, लेकिन लड़का अपने दोस्त से विश्वासघात करने से इनकार कर देता है, हालांकि उसे पता है कि वह उनसे कुछ छुपा रही है। उस रात रॉक्सैन अपनी समुदाय को एक तरह के उत्सव के लिए इकट्ठा करती है। समारोह की शुरुआत में वह भीड़ को लॉरा के बारे में बताती है, जो आंदोलन की एक सदस्य थी। शुरुआत में सब कुछ मासूम लगता है, लेकिन जैसे जैसे उत्सव आगे बढ़ता है, जीरो और उसके साथी महसूस करने लगते हैं कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है। सबसे पहले वे लॉरा पर मिट्टी डालते हैं, फिर उसे एक बाथटब में डुबोते हैं और जब वह बाहर आती है तो वे सभी उसे एक नया नाम एथेना पुकारते हैं। यह सब बेहद अस्थिर करने वाला है। सैम, जो ट्रांस दोस्त है, हॉल छोड़ देता है। आंदोलन के एक सदस्य उसका पीछा करते हैं ताकि उसे रॉक्सैन का सामना न करने की चेतावनी दे सके, लेकिन इसके बजाय वह खुद ही मुसीबत में पड़ जाता है। उसे तुरंत व्हाइट हाउस में एक बैठक के लिए बुला लिया जाता है। जेनिफर को एक रिपोर्ट मिलती है कि खोज दल ने सारा को ढूंढ लिया है और घात लगाने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति को चिंता होने लगती है कि खोजकर्ता उसके बेटे को भी ढूंढ सकते हैं। तब तक एलिसन योरो को जाने के लिए मना लेती है और दोनों जंगल में भाग जाते हैं। तनाव बढ़ जाता है क्योंकि ट्रैकर योरो और एलिसन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारा सैनिकों को निष्क्रिय कर देती है और उनके रेडियो नष्ट कर देती है, जिससे व्हाइट हाउस का सिग्नल कट जाता है। उस रात नोरा चीखों की आवाज से जाग जाती है। चुप रहने की कोशिश करते हुए वह बाहर झांकती है और अमेजन महिलाओं की भीड़ देखती है। सैम से बात करने के लिए एक लड़की को सजा देना। मुस्कुराती सुंदरियां निर्दयी साबित होती हैं, लेकिन नोरा हस्तक्षेप करने का फैसला नहीं करती। वह चाहती है कि उसकी बेटी सुरक्षित रहे और इसके लिए वह उनके नियमों के अनुसार खेलने को तैयार है। सारा को एक ट्रक मिल जाता है और समूह अपनी यात्रा सैन फ्रांसिस्को की ओर जारी रखता है। योरो और एलिसन के स्वाभाविक रूप से भागने की कोशिश के बावजूद तनाव और बढ़ जाता है। सारा अब अपने साथियों पर भरोसा नहीं करती, जिससे एक और आपदा घटित होती है। वह गाड़ी चलाते हुए सो जाती है और वाहन सड़क से उतर जाता है। दुर्घटना से बाहर निकलने के बाद एलिसन सारा को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वह अब ड्राइवर की सीट पर नहीं है। इसके बजाय पास में सैन्य वाहनों का एक काफिला दिखाई देता है और उनका व्हाइट हाउस से कोई लेना देना नहीं है। जेनिफर को इस घटना की जानकारी दी जाती है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि भगोड़ों में एक पुरुष भी था। इसी बीच राष्ट्रपति अपने बेटे से संदेह हटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
योरू एक अनजान घर में होश में आता है। एक बिस्तर पर उसके बगल में उतनी ही अनजान महिला के साथ। उठकर वह अपने बंदर को ढूंढने निकलता है, लेकिन उसकी जगह उसे वे लोग मिलते हैं जिन्होंने उसे वहां लाया था। रैंच के निवासी काफी शांतिपूर्ण लगते हैं, फिर भी वे यह बताने से इनकार कर देते हैं कि उसके साथी कहाँ हैं। इसी बीच लड़कियां एक जेल की कोठरी में जागती हैं, पूरी तरह अनजान कि वे कहाँ हैं या कैसे भाग सकती हैं। जेनिफर जीवित बचे शहरवासियों को संबोधित करती है, उनसे आग्रह करती है कि वे निकासी को स्वीकार करें और भीड़ में अराजकता न फैलाएं। राष्ट्रपति को एक जानी पहचानी शक्ल दिखती है, बेट्टे, उसके बेटे की प्रेमिका जो अब तक अस्पताल में थी। जैसे ही जेनिफर बेट्टे से बात करती है, किम्बरली गुप्त रूप से रेजिना को उसूरपर को हटाने और उसकी जगह लेने के लिए मनाती रहती है। मित्रवत माहौल के बावजूद योरू को रिहा नहीं किया जाता। इसके विपरीत उसे लड़कियों के साथ एक कोठरी में डाल दिया जाता है ताकि समुदाय यह तय कर सके कि कैदियों के साथ क्या किया जाए। इसी बीच और भी बुरी खबर आती है, ग्रीस में इन्फ्लुएंजा का एक नया प्रकार खोजा गया है। जेनिफर तुरंत खुद को इस नए संकट में झोंक देती है, लेकिन उसे एक और समस्या का भी सामना करना पड़ता है। मारा कमांड सेंटर में आती है और जानना चाहती है कि क्या कोठरी में किसी खास व्यक्ति के इंतजार की अफवाहें सच हैं। इंतजार असहनीय हो जाता है और तनाव फिर से फूट पड़ता है। योरू और सारा के बीच झगड़ा हो जाता है, लेकिन बहस जल्दी ही खत्म हो जाती है जब भारी दरवाजा खुलता है और बस्ती की एक महिला अंदर आती है। वह कैदियों को सूचित करती है कि वे तब तक रुक सकते हैं जब तक सारा ठीक नहीं हो जाती। इसके बाद उन्हें शहर से बाहर ले जाया जाएगा ताकि वे अपनी यात्रा सैन फ्रांसिस्को की ओर जारी रख सकें। रैंच के निवासी सैम को एक अलग डॉर्मिटरी उपलब्ध कराते हैं। सोने से पहले वह योरू को सतर्क रहने और किसी पर भी भरोसा न करने की चेतावनी देती है, लेकिन योरू को यकीन है कि सैम खतरे को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। रैंच जीवंत लगता है, सभी लोग दोस्ताना हैं और उनके पास भरपूर खाना, बिजली और पानी है, जो आजकल ज्यादातर इलाकों में दुर्लभ सुविधाएं हैं। इसी बीच मारा का दर्द असहनीय हो जाता है। वह छत पर चढ़ती है और खालीपन में कदम रखती है, इस उम्मीद में कि वह अपने पति और बच्चों से फिर मिल सकेगी। वह अपनी बेटी के लिए एक नोट छोड़ती है जिसमें वह माफी मांगती है और उसे मजबूत बने रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसी समय बेट शहर लौटती है, लेकिन जैसा उसने जेनिफर से कहा था, अपने दोस्तों के पास वापस जाने के बजाय वह सीधे एक विद्रोही ट्रक के पास जाती है और व्हाइट हाउस पर हमले की योजना बना रहे एक समूह में शामिल हो जाती है। रॉक्सैन के कम्यून में अमेजन समूह की एक सदस्य केट वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन रॉक्सैन उसे सख्त नियमों की याद दिलाते हुए भागती हुई लड़की की पीठ में गोली मार देती है। हालांकि रॉक्सैन इस बात को दूसरों से छुपा लेती है। वह इस घटना को और पलायन रोकने के लिए खानाबदोशों के हमले के रूप में पेश करती है। रॉक्सैन सभी को गहन हथियार प्रशिक्षण में लगने का आदेश देती है और मेहमानों को बाहर निकालने की योजना बनाती है। नोरा को एक सदस्य से इस बारे में पता चलता है और वह रॉक्सैन के पास दौड़ती है, विनती करती है कि उसे और मैकेंजी को वहां रहने दिया जाए। उसकी कितनी भी मिन्नतें काम नहीं आती। रॉक्सैन नोरा और उसकी बेटी को कुछ और दिन देती है, जिसके बाद उन्हें कम्यून छोड़ना होगा। रॉक्सैन को याद आता है कि उसने यह जगह कैसे खोजी और पहले दिन से अमेजन समुदाय कैसे बनाया। वह एकमात्र नेता रही है जिसे वे जानते हैं। तब से कुछ भी नहीं बदला है। रॉक्सैन नियम बनाना जारी रखती है और निवासियों को यह यकीन दिलाती है कि उसकी सुरक्षा के बाहर केवल खतरा और मौत है। हर दिन वह बैठकें बुलाती है जिनमें महिलाओं को पुरुषों के सबसे बुरे कृत्यों को याद करना होता है और यह विचार मजबूत करना होता है कि रॉक्सैन ही उनकी एकमात्र सुरक्षा है। सैम को इन बैठकों में शामिल होने से मना कर दिया जाता है और वह जाने की तैयारी करने लगती है। योजना बनाती है कि वह झील के पास बने गेस्ट हाउस में रहेगी और अपना खुद का समुदाय शुरू करेगी। लेकिन हीरो पहले ही रॉक्सैन के प्रभाव में आना शुरू कर चुकी है और अब उसे यकीन नहीं है कि वह जाना चाहती है या नहीं। रॉक्सैन हीरो और सैम के बीच भावनात्मक टकराव देखती है और इस मौके का फायदा उठाकर वह एक बार फिर हीरो को प्रभावित करती है। उसे यह यकीन दिलाती है कि कोई असली मर्द भी उससे इस तरह बात नहीं कर सकता। आखिरकार दोनों दोस्त अलग हो जाते हैं और उसी रात रॉक्सैन सैम को बाहर निकाल देती है, लेकिन सुबह उसे थोड़ा सा खाना ले जाने की इजाजत देती है। रॉक्सैन हीरो को यह नहीं बताती कि सैम को जाने देने वाली वही थी। इसके बजाय वह लड़की को दिलासा देने के लिए हर संभव कोशिश करती है, यहाँ तक कि एक विदाई पार्टी भी रखती है जिसमें हर पुरुषत्व की विदाई का जश्न मनाया जाता है। पार्टी की खुशी भरी आवाज नोरा की नफरत को दबा देती है। वह कभी भी समूह में घुल मिल नहीं पाती और बदले में जब सब सो रहे होते हैं तो मॉल में आग लगा देती है। अमेजन महिलाएं बच जाती हैं, लेकिन उनका सारा सामान नष्ट हो जाता है। नोरा अपनी संतुष्टि को दुख के मुखौटे के पीछे छुपा लेती है। अपने किए गए काम से संतुष्ट होकर नोरा रात में भागने की तैयारी करती है।
वह अपने सामान की जांच करने के लिए जंगल की ओर जाती है, लेकिन वहां उसे नदी के किनारे एक पुलिस कार मिलती है जो लाशों से भरी होती है। यह स्पष्ट हो जाता है कि रॉक्सैन वह नहीं है जो वह होने का दावा करती है और नोरा वह इस जानकारी का फायदा उठाने का फैसला करती है। एक ऐसा समय चुनकर जब रॉक्सैन अकेली होती है, नोरा उससे उस बात का सामना करती है जो उसने पता लगाई थी। रॉक्सैन वादा करती है कि वह चुप रहेगी, बदले में कुछ विशेष सुविधाएं चाहती है। वह और उसकी बेटी को हमेशा सबसे अच्छा खाना, सुरक्षा और आश्रय मिलना चाहिए। लेकिन नोरा सिर्फ चुप्पी का सौदा नहीं करती। वह वादा करती है कि वह रॉक्सैन को समूह पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करेगी, भले ही आपूर्ति खत्म हो जाए, ताकि लोग उसे छोड़ कर न जाएं। रॉक्सैन नोरा की शर्तें मान लेती है। वह अपने अनुयायियों को इकट्ठा करती है और एक शक्तिशाली, जोशीला भाषण देती है। वादा करती है कि वे सभी कठिनाइयों को पार करेंगे और दुनिया पर विजय प्राप्त करेंगे। इसी बीच सारा धीरे धीरे ठीक होने लगती है और अपनी ट्रेनिंग भी फिर से शुरू कर देती है। हालांकि उसे अभी भी भ्रम और दृश्य आते रहते हैं। इसके बावजूद वह योरो पर कड़ी नजर रखती है, जो लगता है कि एक बार फिर अपनी सतर्कता खो बैठा है और गांव वालों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहा है। सारा की शंकाएं तब और बढ़ जाती हैं जब गांव का एक व्यक्ति उसके पास आकर उस डिवाइस के बारे में संदिग्ध सवाल पूछता है जो क्षतिग्रस्त वाहन में मिला था। सारा यह बताने से इनकार कर देती है कि वह क्या है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह नहीं चाहती कि योरो को इसके बारे में पता चले, क्योंकि यह रॉक्सैन का आदेश है। जीरो को एक और बस्ती मिलती है जहां महिलाओं के एक समूह ने पुरुषों की याद में एक स्मारक बनाया है जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के बहाने छुपा हुआ है। रॉक्सैन इस सिटी ऑफ मेमोरी से खाना और जरूरी सामान चुराने के लिए एक छापेमारी का आयोजन करती है। अमेजन नेता निवासियों पर कहर बरपा देती है, लेकिन नोरा जल्दी ही समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। खाना और पानी सिर्फ लेने के बजाय ये जंगली लोग सब कुछ पागलों की तरह नष्ट कर रहे हैं। नोरा को जो कुछ भी दिख रहा है वह पसंद नहीं आता और वह रॉक्सैन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पागल नेता इस बात पर अड़ी रहती है कि यही सही रास्ता है। अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक हो चुकी रेजिना ऑलिवर जेनिफर ब्राउन को सत्ता से हटाने की तैयारी करती है। वह अपने सहयोगियों को आदेश देती है कि वे 30 मिनट में तख्ता पलट के लिए तैयार रहें। अतिरिक्त समर्थन की तलाश में रेजिना किम्बरली के पास जाती है, लेकिन अपनी मां की मौत के बाद किम्बरली ने अपना जोश खो दिया है और अब वह विद्रोह में शामिल होना नहीं चाहती। इसी दौरान सरकारी इमारत के नीचे बेट की टीम विस्फोटक लगा रही है। जेनिफर ब्राउन को कमांड सेंटर में बुलाया जाता है और उस पर आरोप लगाया जाता है कि उसने अपनी गर्भवती सहायक की रक्षा के लिए योरो के बारे में जानकारी छुपाई। जेनिफर को कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता है। वह स्वीकार करती है कि उसका बेटा जिंदा बच गया था और उसने मानवता को बचाने की उम्मीद में उसे एक जेनेटिसिस्ट के पास भेजा था। हालांकि किसी को नहीं पता कि वह अपनी मंजिल तक पहुंचा या नहीं। यहाँ तक कि जो लोग एक दिन पहले जेनिफर का समर्थन कर रहे थे, अब वे भी रेजिना के पक्ष में हैं और झूठ बोलने वाली से इस्तीफा देने और सत्ता असली राष्ट्रपति को सौंपने की मांग कर रहे हैं। लेकिन चर्चा बीच में ही रुक जाती है जब एक विस्फोट से इमारत हिल जाती है। घुस बैठिए, अंदर घुस आए हैं। बेट के नेतृत्व में विद्रोही भूमिगत सुरंगों के जरिए इमारत में घुसते हैं और नेताओं का सामना करते हैं। राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा को हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जाता है। जेनिफर बैलाक्लावा पहने होने के बावजूद बेट को पहचान लेती है, लेकिन लड़की उसे इशारा करती है कि वह चुप रहे और उसकी पहचान उजागर न करे। जैसे ही खतरा सामने आता है, रेजिना की राष्ट्रपति बनने की इच्छा गायब हो जाती है। इस प्रकार जेनिफर ब्राउन को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और विद्रोहियों से बातचीत करनी होती है, उनके मांगों का जवाब देना होता है। विद्रोही बंधकों को नियंत्रण केंद्र से बाहर ले जाते हैं, इस उम्मीद में कि वे मेमोरी सिटी के लोगों से बिना टकराए इमारत छोड़ सकें। उसी समय रेजिना दावा करती है कि वह वैध राष्ट्रपति है और सभी को उसकी आज्ञा माननी चाहिए। गुस्से में आकर वह अपने पूर्व सहयोगियों, जिनमें किम्बरली भी शामिल है, पर देशद्रोह का आरोप लगाती है और अंतिम वार के रूप में घोषणा करती है कि जेनिफर ब्राउन का बेटा जीवित है। विद्रोहियों में से एक उस हिस्टेरिकल महिला को माथे में गोली मारकर चुप करा देता है, लेकिन नुकसान हो चुका है। उसके शब्द कहे जा चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब विद्रोहियों की योजनाएं अराजकता में पड़ गई हैं। इसी बीच योरो का बस्ती में लंबा ठहराव समस्याएं पैदा करता है। पुरुषों के ध्यान के लिए तरस्सी महिलाएं उसे ढूंढने लगती हैं, इस उम्मीद में कि वे आखिरी बचे पुरुष के साथ समय बिता सकें।
एक मौके का फायदा उठाते हुए जब योरो ध्यान भटका हुआ होता है और एलिसन स्थानीय लोगों के साथ मेलजोल कर रही होती है, सारा जंगल में चली जाती है ताकि उस बीकन को नष्ट कर सके जो अब तक उसकी लोकेशन प्रसारित कर रहा था। विद्रोही समय रहते बंधकों को निकालने में असफल रहते हैं। एक दूसरी प्रतिद्वंद्वी गुट वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए आंसू गैस छोड़ता है। गलियारों में गोलियों की आवाज गूंज उठती है। लोग घबराहट में इधर उधर भागने लगते हैं और जो समय रहते नहीं भाग पाते वे जमीन पर मृत गिर जाते हैं। बैट चुपचाप जेनिफर की हथकड़ियां खोल देती है और उसे वहां से ले जाने की कोशिश करती है। राष्ट्रपति के पास अपनी गर्भवती सहायक को बचाने का समय नहीं है, लेकिन क्रिस्टीन को अकेला नहीं छोड़ा जाता। किम्बरली उसकी रक्षा करती है और भूमिगत पार्किंग के रास्ते लड़कियां किसी तरह बाहर निकलने में सफल हो जाती हैं। सिटी ऑफ मेमोरी में अपनी निजी चीजों के बीच रॉक्सैन को एक नोटबुक मिलती है जिसमें सभी जीवित बचे पुरुषों के नाम लिखे हैं। अब नेता के पास एक नया उद्देश्य है, उन्हें ढूंढकर खत्म करना ताकि ग्रह को आजाद किया जा सके। अमेजन महिलाएं तय करती हैं कि वे उस युवक से शुरू करेंगी जिसे उन्होंने एक बार देखा था, जो अब पास के गांव में रहता है। नोरा रॉक्सैन को उसकी तस्वीर दिखाती है। वह और कोई नहीं बल्कि योरो ब्राउन है। बैट जेनिफर को विदा होने से पहले उसकी वर्दी देती है। जेनिफर लड़की से कहती है कि रेजिना की बातें सच थीं, योरो जिंदा है। रॉक्सैन और नोरा उस गांव को खोजने निकलती हैं जहां उन्हें लगता है कि जीवित बचा पुरुष छिपा हुआ है, लेकिन खतरे को भांपते हुए सारा अपनी साथियों से जल्दी निकलने का आग्रह करती है। उनकी जल्द प्रस्थान की खबर योरो को पसंद नहीं आती, लेकिन वह एजेंट से बहस के लिए तैयार नहीं है। रॉक्सैन ने उस संपत्ति का पता लगा लिया है और अपनी टीम को हमले के लिए तैयार कर रही है। घंटों में पैक करें। एक बैठक के दौरान दो घुमंतु रॉक्सैन के शिविर में घुस आते हैं। उनकी बदौलत जीरू राष्ट्रपति की मृत्यु के बारे में जानता है। यह नहीं जानते कि शीर्षक उसकी मां का नहीं था। राष्ट्रपति अब उस शहर में नहीं रह सकते जहां उसकी तलाश शुरू हो गई है। उस रात सैम जेनिफर के घर में चुपके से घुसता है। महिला तुरंत अपनी बेटी के दोस्त को पहचान लेती है और साथ में वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर घेर लिया जाता है। क्रिश्चियन और किम्बरली एक परित्यक्त भट्ठे में शरण लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर किम्बरली अपने दोस्त से कहती है कि वह जानती है कैसे सभी को बचाया जा सकता है, जिससे मानव जाति के लिए योरो जरूरी है। योरो स्पष्ट रूप से सहमत हो जाता है। उस रात उसने गांव की एक महिला के साथ सोया, जिसने लंबे समय से उसका ध्यान केंद्रित किया था। रॉक्सैन के नेतृत्व में पागल अमेजों ने गांव की सड़कों पर हमला किया और आदमी का आत्मसमर्पण मांगा, जिससे उसका आदर्श टूट गया। गोलाबारी की आवाज से सारा अचानक जाग जाती है। वह योरो की नई प्रेमिका को घर छोड़ने कहती है, जबकि खुद आक्रमण से बचकर पीछे हटती है। आक्रमण का सामना करने हेतु संख्या में पीछे होने का एहसास करते हुए वह हाथ ऊपर उठाकर डर का ढोंग कर बाहर आती है और स्थानीय ट्रांस आदमी को आगे खींचती है। उसे असली बचने वाले के रूप में पेश करती है। मुख्य सड़क पर एक भयंकर गोलीबारी छिड़ जाती है। बंदूक की गोलियों की आवाजें रॉक्सैन के काफिले को विचलित करती हैं और सारा मौके पर दुश्मनों से निपटकर भाग निकलती है। छोटी मैकेंजी लड़ाई में शामिल होकर यह साबित करने की कोशिश करती है कि वह समुदाय में अपना स्थान पाने की हकदार है। इस बीच जीरो शरणार्थियों से पकड़ बना लेता है और गोलीबारी करता है जब तक योरो मुड़कर अपनी बहन को नहीं पहचान लेता। जीरो जम जाता है, लेकिन योरो की प्रेमिका उनके पारिवारिक संबंधों से अनजान गोली चलाने वाली जीरो घायल होकर अपने भाई को मां की मृत्यु बताती है। वह अमेजन्स के नाशे की चेतावनी देती है, योरो से भागने और समय खरीदने का आग्रह करती है तथा सशस्त्र बहनों में से एक को मार देती है। शहर में बंदूकबारी जारी है, पर नोरा अचानक हाथ उठाकर आत्मसमर्पण की घोषणा करते केंद्र में कदम रखती है। इससे रॉक्सैन को क्रोध आता है, लेकिन एक बार वे चले जाने के बाद जीरो जीवित होता है। इससे महिलाओं में नई ताकत आती है और अपने शिविर लौटने पर नोरा रॉक्सैन को सत्ता से हटाने और लड़कियों की आंखें सच्चाई से खोलने का फैसला करती है, लेकिन केवल शब्द काम नहीं करते। रॉक्सैन नोरा को तब तक उकसाती रहती है जब तक कि नोरा उसकी छाती में गोली नहीं मार देती। चकित अमेजन्स अपने हथियार उठाती हैं, लेकिन नोरा तुरंत उनके लिए सांत्वना के शब्द ढूंढ लेती है। जीरो उसके साथ खड़ा होता है, उसका समर्थन करते हुए, और उस क्षण से समुदाय के पास एक नया नेता है। सारा मीलों चलती है और अंततः योरो और एलिसन को उसे उससे बेहतर समझती है। उसने भी बचपन में अपने माता पिता खो दिए थे।
फिर वह योरो से कहती है कि अगर वह चाहे तो वह जा सकता है। वह जेनिफर के आदेशों का पालन कर रही थी और अब जब जेनिफर की मृत्यु मानी जा रही है, उनका समझौता तकनीकी रूप से शून्य हो गया है। लेकिन योरो मना कर देता है। वह सारा से अपने प्रशिक्षक बनने के लिए कहता है ताकि वह बोझ नहीं बने और स्वयं की रक्षा करना सीख सके। इस बीच जेनिफर, बेट और सैम अपने आप को निगरानी कैमरों के तहत एक खाली कमरे में बंद पाया, यह नहीं जानते कि उन्हें सारा के पूर्व वरिष्ठ ने सीक्रेट सर्विस में पकड़ लिया है। बीकन सिग्नल का पालन करते हुए सारा अपने दोस्तों को एक पुनः ईंधन प्राप्त वाहन की ओर ले जाती है, जिसमें गैसोलीन के अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सभी आवश्यक चीजें शामिल हैं और नक्शा जिसमें चिह्नित मार्ग है। अभी यह उन्हें कहां ले जाएगा, रहस्य है। अगर आप रोचक फिल्म सारांश चाहते हैं तो लाइक, शेयर करें और हमारे साथ जुड़कर सब्सक्राइब करें।